3/2025 और उसके साथ ही साथ जो फाइनेंस बिल है 2025 उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। सर, ऐसा बिल है जिसके बारे में बोलने से बहुत सुखद आनंद की अनुभूति होती है कि जब फाइनेंस बिल आता है तो सबकी निगाहें होती है कि देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, इनके लिए कितना पैसा जाने वाला है। और जब पैसा जाता है तो उनके कल्याण के लिए खर्च होता है। इस फाइनेंस बिल के माध्यम से जहां एक और करोड़ों करोड़ किसानों के कल्याण के लिए पैसे खर्च होंगे, और वहीं जो हमारे एससी एसटी या महिला हो, ओबीसी हो, उनके सशक्तिकरण के लिए भी इसके माध्यम से पैसा खर्च होगा। सर, देश में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोड हो, सड़क हो, पोर्ट हो, अन्य सुविधाएं खड़ी हो, उसके लिए भी बिल में प्रोविजन किया गया है। और यह जाकर के उसके संदर्भ में जब वह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो अवश्य रूप से देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर, अब जब फाइनेंस बिल आता है, बजट आता है, तो उसमें लोगों को बड़ी खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देखें 2014 से पहले और आज के दिन में तो बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने का मिलेगा। पहले देश में निराशा का वातावरण था, स्कैम्स होते थे, बजट का पैसा घोटालों में चला जाता था, गरीबों तक पहुंचता नहीं था, मंत्री से लेकर अधिकारी जेल जाते थे। तो देश के लोगों को बहुत निराशा 10 वर्ष पहले थी कि यह बजट में जो प्रोविजन किया गया है, जो फाइनेंस बिल आया है, वह भी हमारे हित के लिए खर्चा होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ी आशंका थी। और यह आशंका इस बात की भी एंडोर्समेंट करती थी जब इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा जो है वह लीकेज हो जाता है, केवल 15 पैसे ही गरीबों के पास पहुंचता है। लेकिन आज दावे के साथ हम कह सकते हैं कि मोदी जी के द्वारा भेजा गया पैसा, अगर हम 63,500 करोड़ रुपए इस बजट के बाद इस फाइनेंस बिल के माध्यम से किसानों को भेजेंगे, या 3,46,00,000 रुपए डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में अभी तक भेजा गया पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत, या अन्य योजनाओं के माध्यम से गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को भेजा गया है, तो उसमें 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है, 1 रुपए का लीकेज नहीं है, 100% उनके पास गया है। इसलिए जब अब बजट आता है, जब अब फाइनेंस बिल आता है, तो लोगों को बड़ी खुशी होती है कि अब हमारे लिए इसमें बहुत सारे पैसा सरकार लेकर के आ रही है और खर्च करेगी। सर, पहले के समय में 2G, 3G और कोल स्कैम, शारदा चिट फंड घोटाला, लैंड फाजाब, अगस्ता वेस्टलैंड, अनेकों घोटाले होते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल चलने वाली सरकार, चाहे वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष से काम कर रहे हैं, 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा, तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए लोगों को खुशी और प्रसन्नता होती है कि यह जो बजट आया है, यह जो फाइनेंस बिल है, इसके माध्यम प्रोपोर्शन बिल है, इसके माध्यम से लोगों को अनेकों लाभ मिलने वाला है। सर, फाइनेंस बिल के माध्यम से जब बजट अनाउंसमेंट होता है तो फाइनेंस बिल के माध्यम से चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसमें बहुत सारे सेक्शंस में उसको चेंज करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, जिससे कि वह जिसको हम लाभ देना चाहते हो इफेक्टिवली उनको लाभ दे सके। तो इसलिए इस में देखेंगे तो पूरा फाइनेंस बिल में बहुत सारे सेक्शन डायरेक्ट टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स के हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए हैं। सब मध्यम वर्ग की बात अब सब चूंकि सब लोगों ने बोल ही दिया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मध्यम वर्ग, जो मध्यम वर्ग की आशा आकांक्षा अगर कोई इनकी होती है तो केंद्र सरकार पे होती है, सरकार पे होती है, क्योंकि मध्यम वर्ग ये जानता है कि हम बिल्कुल मेहनत करके कमाई करते हैं तो हमको टैक्स अधिक न देना पड़े। पहले सीमा 2 लाख थी, फिर 5 लाख, पिछले साल 7 लाख,
लोगों को ये लग रहा था कि 9 लाख की सीमा होगी, ऐसा लोगों को अनुमान लग रहा था। लेकिन जैसे 12 लाख का अनाउंसमेंट हुआ, पूरे देश में करोड़ों करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, और तो और उनके बच्चों ने भी तालियां बजाई कि उनके लिए भी और अधिक पैसा खर्च होगा। और 12 लाख करोड़ रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर लगा देंगे तो 12,75,000, यह अगर महीने में देखें सर, तो मध्यम वर्ग को 80,000 रुपए का लाभ, मतलब 7,000 रुपए का हर महीने, 7,000 रुपए का हर महीने उसको लाभ मिल रहा है, जिसके माध्यम से वो घर में खर्च कर सकता है सर। उसी प्रकार से रेंट, जो अगर किसी के पास मकान है, मकान पे अगर किराए पे देता है तो 2,40,000 मतलब 20,000 रुपए लगभग महीने पे टीडीएस कटता था। अब वो टीडीएस कटने के कारण वह, उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी, वो जाकर के रिफंड के लिए अप्लाई करता था, फिर रिफंड उसके पास मिलता था, मतलब फिर उसके बाद रिफंड आता था। लेकिन इस जो फाइनेंस बिल में है, इसमें 2,40,000 की जगह 4,05,000 नहीं, 2,40,000 सीधे 6 लाख रुपए कर दिया गया। 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं कटेगा, मतलब 50,000 रुपए अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो नो इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड। द सेम वे विद द सीनियर सिटीजन ऑल्सो। सर, सीनियर सिटीजन का सम्मान अगर कोई करता है, करना तो सबको ही चाहिए, लेकिन सरकार के माध्यम से अगर कोई करता है तो सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखता भी है कि यह मोदी सरकार ही करती है। क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो आयुष्मान भारत का जो कार्ड, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से यह अनाउंसमेंट हुआ कि जो सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का उनको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। करोड़ों जो सीनियर सिटीजन है उसका लाभ मिला। और इस फाइनेंस बिल में भी देखे, ये इसलिए चेंज लिया गया है कि जो सीनियर सिटीजन है वह नेचुरली वो अपना जमा पूंजी किसी बैंक में रखेगा, उसके ब्याज आएगा। अब पहले 50,000 रुपए पे ही उसका टीडीएस कट जाता था, और 50,000 रुपए पे टीडीएस कटने के बाद वो फिर उस पैसे को रिफंड कैसे मांगे। लेकिन उनकी पीड़ा, करोड़ों करोड़ों सीनियर सिटीजन जो बैंक में पैसा रखते थे, जिनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता था, उस पर टीडीएस कटता था, सरकार ने कहा नहीं भाई, 1 लाख रुपए तक इसकी छूट कर दो। वैसे तो एक बात है कि यूपीए के समय में तो जो टैक्स जाता था सामान्य व्यक्ति को, उसको पैसे को रिफंड लेने के लिए उसको खुद पैसा खर्च करना पड़ता था, क्योंकि यूपीए के समय में एवरेज प्रोसेसिंग टाइम रिटर्न की होती थी 91 दिन के अंदर रिटर्न प्रोसेस होती थी। अभी मोदी जी का समय है, आप रिटर्न फाइल करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम 91 डेज इट हैज कम डाउन टू 16 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर आपका सब असेसमेंट होकर के आ जाएगा। यह बहुत बड़ी इसके माध्यम से देन है। सर, एनएसएस में पहले ही अगस्त में कर दिया गया कि एनएसएस में जो विड्रॉल होगा उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जो टीसीएस रेमिटेंस है, जो पढ़ाई के लिए हम रेमिटेंस करते हैं, उसके लिए भी अमाउंट बढ़ाया गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी मैं सुन रहा था कि भैया ये जो 12 लाख किया है तो लाख लोगों को लाभ मिलेगा, इसके अधिक लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे हैं। अब आप बताइए, जब 8.5 करोड़ लोगों से अधिक इनकम टैक्स के लोग रिटर्न डालते हैं, 8.5, उसमें बहुत सारे लोग तो एग्जेम्प्टेड होंगे, उसको लेंगे तो 10 करोड़। तो जब इतने करोड़ों लोग रिटर्न डालते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो यह जो लिमिट बढ़ाई गई है, ये लाख नहीं, ये कई करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और मिल रहा है। इसलिए वो प्रधानमंत्री जी की जय जयकार करते हुए एक तरफा जहां भी हो उनका समर्थन करते हैं। और तो जो रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं, हम देखते हैं कि इतने मिडिल इनकम के लोग, मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। कल्पना हम मतलब हम लोगों को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, अपने आप आ जाते हैं। तो यह इस बात का प्रतीक है कि वह मोदी सरकार मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी हितैषी है। सर, हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में जाकर चक्कर न लगाना पड़े, वह सम्मान के साथ अपने घर से ही बैठ के असेसमेंट देख सके। इसलिए उन्होंने पहले फेसलेस स्क्रूटनी शुरू किया, फिर उसके बाद फेसलेस अपील शुरू किया, और 2022 में वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ले आया था, उसमें भी 90 लाख लोगों ने अपनी रिटर्न करेक्ट की।
अब जब इतने लोग अपने रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि भाई ईमानदारी से हम चलेंगे, मोदी जी जो ईमानदार व्यक्ति है उसको बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए 2022 में वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में 90 लाख लोगों ने अपना जो इनकम की रिटर्न थी उसकी रिवाइज किया। उससे एक कदम उसको मानते हुए उन्होंने कहा नहीं, अब जो हमारे लोग हैं इनको रिटर्न जो रिवाइज होती है इसकी समय सीमा 2 साल होती है। उन्होंने कहा अभी इस बजट में और इस जो अभी फाइनेंस बिल में चेंज है इसके माध्यम से एक आ गया है कि अगर आपसे कोई चीज छूट गई हो, आप रिटर्न नहीं डाले हो, तो नाउ यू कैन रिवाइज योर रिटर्न नॉट इन 2 ईयर, इन 4 ईयर्स। मतलब 4 साल तक आपको शांति रहेगी, जाकर के आप रिटर्न रिवाइज कर दो और आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। यह बहुत बड़ा चेंज हुआ है और यह हमको लगता है कि ये सामान्य चेंज है, सामान्य नहीं था। एक करोड़ों लोगों के दिमाग में इससे शांति आएगी, करोड़ों लोगों के दिमाग में मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनको कंफर्ट होगा कि हम अपने रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। सर, आज जिस प्रकार से लोगों की आमदनी बढ़ रही है और वह पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उसका भी आंकड़ा मैं दे सकता हूं सर। पर कैपिटा लोगों को एक नहीं 2 मकान भी मध्यम वर्ग के पास है और लोगों के पास भी होंगे। पहले क्या होता था, एक मकान में अगर आप रहते हैं तो दूसरा मकान अगर आपके पास है तो सेल्फ ऑक्युपाइड, डीम्ड टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मान करके उसमें टैक्स देना पड़ता था। और मैं तो वित्त मंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा अगर 2 मकान है आपके पास तो दूसरे मकान को यह नहीं माना जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड है, दूसरे मकान पे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और यह माना जाएगा दूसरे मकान पे नील इनकम मानी जाएगी, दूसरे मकान पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 2 मकान है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन डॉक्यूमेंट लोग जमा करते थे और उसके बाद रिबेट लेते थे, फिर इंक्वायरी होती थी, इंक्वायरी में पकड़े जाते थे कि 2 मकान अगर है तो कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जीरो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। और मानव इसी जो हमारे बहुत सारे जो चैरिटेबल संस्था है जो पूरे देश भर में लोगों को सेवा करने का काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सीमा जो 5 साल था, अब 5 साल में फिर क्यों इनकम टैक्स से चक्कर लगाओ, इसलिए उन्होंने 5 साल की जगह 10 साल कर दिया इस फाइनेंस बिल में कि 10 साल बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा। स्टार्टअप के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने सीधे जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और इन सब के नारे दिए और नारे नहीं, बड़े बड़े स्कीम्स के माध्यम से इसको क्रियान्वयन करने का काम किया। जो यंग, क्योंकि भारत में सबसे अधिक युवा अगर कहीं रहता है तो विश्व का भारत भी रहता है, टैलेंट पूल है। और जो 452 स्टार्टअप हुआ करते थे यूपीए के समय में, 452 यूपीए के समय में जो स्टार्टअप थे, वह कल्पना करिए 1,59,000 स्टार्टअप, 1,59,000 स्टार्टअप। यह भारत के युवाओं की प्रतिभा तो देखिए, वो किस प्रकार का इनोवेशन कर रहे हैं। और उसी को आधार बनाते हुए इस बिल में कहा गया कि नहीं, जो अब जो स्टार्टअप की सीमा जो है, हम डेट है, उस स्टार्टअप के जो हम एग्जेम्पशन देते हैं, उस स्टार्टअप की एग्जेम्पशन बेनिफिट के लिए हम 1/4/30 मतलब 5 साल की डेट और हम बढ़ा दे रहे हैं, जिससे और युवा रजिस्ट्रेशन करा के लाभ ले सके। यह विजनरी प्राइम मिनिस्टर है। दूरदृष्टि, अगर दूरदृष्टि देखना हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी में देख सकते हैं। और माननीय, अब मैं 1-2 बातें आपके समझ कहूंगा। अभी जो चिदम्बरम जी तो नहीं है, हर बार बोल के निकल जाते भगवानी मालिक है सर। ये उनके भाषण में मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि जो हमारे फिजिकल डेफिसिट है, निर्मला जी 4.8%, इससे कम क्यों नहीं ले आ रही हैं? मैं बताना चाहूंगा सर, हमारी तो 4.8 है, इतना स्पेंडिंग करने के बाद भी है। चिदम्बरम जी, आप यूपीए का रिकॉर्ड देख लो, 2008-9 में आपकी फिजिकल डेफिसिट 6.1 थी और अगर बॉन्ड को जोड़ दो तो 6.9 थी। उसी प्रकार से 2009-10 में फिजिकल डेफिसिट आपकी 6.6 थी और अगर बॉन्ड को जोड़ दो तो रियल फिजिकल डेफिसिट आपको 6.7 थी। आप किस प्रकार की बात करते हैं? इतना बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हुए फिर भी आप क्वेश्चन उठाते हैं। और इसी प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट 2008-9 में आपके 4.6 थी, 6.3 थी, अब तुम्हारा बहुत कम है। तो ये इस प्रकार से बातें करते हैं सर। सारे बात करते हैं कि जीटीआर टू जीडीपी, ऐसे कंपेयर करते हैं। भगवानी मालिक है, कौन समझाए? अरे आप बताइए,
भाई जब आपके समय में कुल मिलाकर के 16 लाख करोड़ रुपए ही आप खर्च करते थे, 16 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए, गरीबों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यह मोदी जी है। आप 16 लाख करोड़ खर्च करते तो 2013-14 में, यह मोदी जी है 51 लाख करोड़ रुपए खर्च करते। कल्पना करिए किस प्रकार की बातें करते हैं। सर इनके समय में जब आप बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बहुत सारे लोगों ने बताया सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब यूपीए की सरकार थी 4.8% माइनस करेंट अकाउंट डेफिसिट था, अब हमारे समय में 1.2% हुआ। इसका कारण क्या है? मोबाइल में आज 1,26,000 करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस के 21,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट हम करेंगे तो शुद्ध रूप से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, और वही भारत की सुदृढ़ स्थिति बताती है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए के समय 2013-14 में यह देखें तो पूरा जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का यह जो था यह 16% था। 16% कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते थे। हमारी सरकार में अगर टोटल एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 28% खर्च करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तभी जाकर के सड़क से लेकर के रेलवे से लेकर के पोर्ट और एयरपोर्ट सब देखने को मिल रहा है। सर जब यूपीए की सरकार थी 2004-14 से, तो उस समय सर 10 सालों में अगर देखिए तो इन्होंने सोशल और रूरल जो मिनिस्ट्री है उसको जो पैसा जाता तो खर्च ही नहीं करते थे, और कुल मिलाकर के 6.4% अनस्पेंड फंड, मतलब वो गरीबों के लिए जो पैसा जाता तो खर्च नहीं करते थे। 10 सालों में 6.4%, 94,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च ही नहीं किया। ये हमारी सरकार है, पूरा पैसा खर्च करती है, 1% से भी कम पैसा बचता है, पूरा का पूरा पैसा खर्च करने का काम करती है। आज हमारा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड है, आज हमारा इन्फ्लेशन इनके समय डबल डिजिट था, अभी हमने देखा फरवरी का इन्फ्लेशन 3.6 आ गया। और भारत की जीडीपी अभी जो 6.5% है, विश्व की सबसे अधिक तेज गति से 3 सालों में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है तो भारत की है, आगे भी यही स्थिति रहेगी। फूड ग्रेन का उत्पादन आज $330 मिलियन हो गया। सर आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व इनके समय में $303 बिलियन था, आज $704 बिलियन हो गया। उसी $704 बिलियन बहुत अधिक बढ़ गया। और सर आज स्थिति यह है, पहले इनके समय में जाके फॉरेन में, आज वो ट्रंप की बातें कर रहे थे कि ट्रंप आ गए तो टैरिफ वार में ये होगा वो होगा, ट्रंप से डर गए, किस प्रकार की बातें करते हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, सुन लो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी है, 21 राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिया है। यह फॉरेक्स रिजर्व है, ये एफडीआई का इनफ्लो है, यह सब डाटा बताता है कि हमारी बाहर में क्रेडिबिलिटी किस प्रकार से अच्छी है। आपके समय तो मेरे को मालूम है चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, फॉरेन में जाकर के रोड शो किए पैसा ले आने के $10 बिलियन के, और $2.5 बिलियन भी नहीं मिला, कितना पैसा खर्च कर दिया। वो पुरानी याद मत दिलाई, अगर पुरानी याद दिलाएंगे तो बहुत अधिक कष्ट होगा। सर यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो स्केल और स्पीड पे काम करते सर, किस प्रकार से तेजी से विकास किया जाए। सर मैं बहुत डिटेल में जरा इसके लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि फाइनेंस बिल में के एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से बहुत सारा पैसा इसके लिए रखा गया और तेज गति से काम होगा सर। लेकिन फिर भी फटाफट आधे सेकेंड में पढ़ लेता हूं सर। एयरपोर्ट 74 थे, अब 149 हो गए सर। मेडिकल कॉलेज 386 थे, अब 706 हो गए सर। मेट्रो 5 थे, अब 20 हो गए सर। रोड पर 12 किलोमीटर बनती थी, अब 28 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनने लगी सर। जन औषधि केंद्र पर 80 थे, अब 15,000 बन गए सर, 15,000 से अधिक हो गए सर। आयुष्मान भारत 36 करोड़ से अधिक लोगों को मिल गया सर। जल जीवन मिशन पहले 3 करोड़ 2 लाख घरों में पानी पीने का पहुंचा था, अब 14 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंच गया सर। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से 10 लाख घरों में ऑलरेडी सूर्य घर योजना के माध्यम से लाभ मिल गया सर। एग्रीकल्चर का जहां तक है 7.3 लाख का पूरा क्रेडिट होता था, 25 लाख से ऊपर हो गया सर। पीएम आवास योजना 4 करोड़ से अधिक लोगों का घर बन गया सर। सर अगर मैं यह सब सुनाने लगूं कि मेडिकल कॉलेज से लेकर IIT, IIM 3 गुना से 4 गुना की इनकी वृद्धि हुई है, तो यह
इसीलिए तो हुआ कि सरकार जब 50 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, 40 लाख करोड़ खर्च करे, उसके माध्यम से ही यह देश का विकास हो रहा। सर, आज सभी भारतवासी इंक्लूडिंग अगर कांग्रेस के लोगों से पूछो, घर में भी जाकर के, अगर उस सड़क पे मेरठ जाते होंगे, जयपुर जाते होंगे, परिवार के साथ लेके जाते होंगे, अगर बंगलोर से अगर उधर मैसूर जाते होंगे, जैसे है अब सड़कों में जाते हैं परिवार के साथ, तो ये आनंद लेते हैं। मोदी जी को घर से भी धन्यवाद देने का काम करते हैं, लेकिन संसद में आके क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा मत करो भैया, जो सही काम है उसकी तारीफ करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रियंका चतुर्वेदी। Thank you so much, Vice